गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम शुरू कर रहे हैं हमारी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें शुरुआत करते हैं। आपने ये चीज़ पढ़ी होगी कि जो हमारा कार्बन होता है, ओके, देखो सबसे पहली बात, जितने भी चीज़ें होती है लाइक हाइड्रोजन, हीलियम, बोरोन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, जितने भी हमारे एटम्स होते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट कार्बन। ठीक है, ये सारे के सारे क्या करते हैं, इन सब की केमिस्ट्री बिल्कुल डिफरेंट होती है। इफ आई विल कंपेयर द केमिस्ट्री ऑफ कार्बन, कार्बन की जो भी केमिस्ट्री होती है उसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक है, अब सुनो, आपको ये पता है कि कार्बन की प्रॉपर्टी होती है कैटेनेशन की। कैटेनेशन मीन्स कि वो टेट्रावेलेंट स्पीशीज बनाता है, मतलब कि इस तरह से वो 4 एटम्स के साथ बाइंड हो सकता है, 4 बॉन्ड्स बना सकता है। इधर हम हाइड्रोजन भी लगा सकते हैं या कोई कार्बन या कुछ भी लगा सकते हैं हम। ठीक है, इस तरह से हम लगा सकते हैं, है ना। इसका मतलब ये क्या है कि ये 4 बॉन्ड्स का फॉर्मेशन कर सकता है। ठीक है, तो 4 बॉन्ड के फॉर्मेशन की वजह से क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी हम डिफाइन कर देते हैं, कैटेनेशन की प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, बात करते हैं, ये तो हमारी इसकी डेफिनेशन हो गई कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हम उन्हें कहते हैं जो कार्बन से जिनका फॉर्मेशन हो रहा है वो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गए। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। देखो, पता है क्या होता है, इसके अलावा कार्बन की अगर हम बात करें तो हमारी काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज में, हमारी डे टू डे लाइफ में कार्बन का बहुत ज़्यादा यूज़ है। लाइक हम कार्बन को बहुत, हमें पता भी नहीं है इतने तरीके से हम यूज़ कर रहे हैं। मतलब एक बात वैसे डालो, जैसे आप बोलोगे कि कार्बन को हम एज अ कोयला यूज़ कर रहे हैं, फ्यूल वगैरह की फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं, डायमंड, ग्रेफाइट, पेंसिल की निब, ये सब हो गया, ये सब प्रॉपर्टीज़ हैं। इसके अलावा हम इसको टेक्नोलॉजी में भी बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम इसका यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा जो हम खुद हैं, मतलब हमारी पूरी की पूरी बॉडी, मतलब बायोलॉजी में हमने पढ़ा है कि हमारी पूरी बॉडी जो है बायोमोलिक्यूल्स से मिलकर बनती है, और ये सारे बायोमोलिक्यूल्स में कार्बन होते हैं। ठीक है, लाइक डीएनए की बात करें, आरएनए की बात करें, ये क्या करते हैं, हमारे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कंटेन करते हैं। ठीक है, सारी की सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इसमें होती है, और पूरी की पूरी हम इसको किसमें पढ़ते हैं, हमारे कार्बन की ही हेल्प से स्टडी भी करते हैं, और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ही ये सारे होते हैं और इनको हम स्टडी करते हैं। इसके अलावा हम बात करें फोटोसिंथेसिस की, फोटोसिंथेसिस में भी आपको पता है ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, C6H12O6। ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन भी कहाँ से होता है, ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन भी हमारा पूरा का पूरा कार्बन, या फिर हम बात करें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ही है ये भी। ठीक है, ग्लूकोज हो गया, या फिर इसके अलावा और भी कोई बात कर ले, जैसे मैनोज हो गया हमारा, ठीक है, फ्रक्टोज हो गया, मतलब प्रॉपरली हम इसे बायोमोलिक्यूल में स्टडी करेंगे। एक और पॉइंट हम आपको बता मेंशन कर रही हूँ मैं, वो पॉइंट क्या है कि हम ना कार्बन मतलब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को हम क्या कर सकते हैं, हमारे लैब वगैरह में भी सिंथेसाइज कर सकते हैं। ठीक है, ये भी हमें, जैसे फॉर एग्जांपल कॉल्वेज इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस हो गया, इसके थ्रू भी हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को सिंथेसाइज कर सकते हैं। ऐसे काफ़ी सारे प्रोसेस होते हैं जिनके थ्रू हमें बाद में लेटर ऑन पता लगा कि हम इसको ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को सिंथेसाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अब मैं बात करती हूँ स्पेशली कार्बन की। ठीक है, देखो आपने पूरा का पूरा वैलेंसी का कंसेप्ट पढ़ा होगा कि किस तरह से हम कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। ठीक है, ये हमने पढ़ रखा है। अगर नहीं पढ़ रखा तो अभी मैं बता देती हूँ कि हमारा कार्बन जो है वो 4 एटम्स के साथ बाइंड होके इस तरह से टेट्रावेलेंट स्ट्रक्चर बताता है, यानी कि इसकी वैलेंसी क्या होती है, वो 4 होती है। ठीक है, हो गया। ठीक है, अब देखो, ये एक टेट्रावेलेंट स्ट्रक्चर बनाता है, तो हमें ये बात याद रखनी है कि हमारा एक चैप्टर होता है केमिकल बॉन्डिंग में, हाइब्रिडाइजेशन का एक पार्ट होता है। ठीक है, उसमें हम ये सीखते हैं कि हमारे पास sp sp2 sp3 ये 3 होते हैं। ठीक है, आप इसको इस तरह से नहीं लिखेंगे कि s लिख दिया आपने, p लिख दिया, इस तरह से रॉन्ग होता है ये नोटेशन। आपको हमेशा ये भी स्मॉल होता है और ये भी स्मॉल होता है, इस तरह से आपको इसे लिखना है, ये याद रखिएगा। तो हमारा sp3 sp2 sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। ठीक है, अब देखो, जैसे बात करते हैं, मैं 3 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे लिख रही हूँ। ठीक है, फर्स्ट वन इज, सेकेंड वन इज,
इथीन, मीथेन, या फिर इसको छोड़ो, ये एग्जाम्पल लेते हैं हम, C2H6, C2H4, C2H2। ठीक है, अब इसको ना हम थोड़ा सा ओपन करके लिख रहे हैं। ये कार्बन है, इसने इसके साथ एक बॉन्ड बनाया, यहाँ एक हाइड्रोजन है, यहाँ एक हाइड्रोजन है। ठीक है, बात करते हैं इथीन की। ठीक है, बात करते हैं इथाइन की। ठीक है, इस तरह से हम इसे बना सकते हैं। इसमें क्या है हमारे पास, इसका ये हमारा sp3 है, sp3 हाइब्रिडाइज है कि कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पे ही हमारा sp2 हाइब्रिडाइज है कि हमारे कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। और यहाँ पे ही हमारा sp हाइब्रिडाइज है बिकॉज कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, इस तरह से हमने इसका हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था। ऑन द बिहाफ ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हम ज्योमेट्री और शेप भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, देखो इसके अलावा हमने इसमें क्या पढ़ा है कि जैसे हमारा sp3 होता है, इसमें हमें पता है परसेंटेज s कैरेक्टर की अगर हम बात करें, इसमें हमारा 50% होता है, इसमें हमारा 33.33% होता है, और इसमें हमारा 25% होता है। ठीक है, ये हमारे परसेंटेज s कैरेक्टर होते हैं। हमें ये बात पता है कि जितना ज़्यादा परसेंटेज s कैरेक्टर हो, परसेंटेज s कैरेक्टर किसमें ज़्यादा है, sp में, देन sp2 एंड देन sp3। मैंने आपको, हमने जब एमओटी का लेक्चर पढ़ा था उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारा जो ये होता है, ठीक है, इसमें क्या है, हमारे पास सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा, इसमें बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 1, इसमें 2, इसमें 3। ठीक है, जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी कम बॉन्ड लेंथ होगी। तो हम यहाँ से इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, देखो बॉन्ड ऑर्डर C2H2 में, देन C2H4 में, देन C2H6 में। ठीक है, बात करें बॉन्ड लेंथ की तो इसमें हमारा ये वाला सीक्वेंस हो जाएगा। ठीक है, और हम बात करें बॉन्ड एंथैल्पी की तो इसका ये सीक्वेंस हो जाएगा। जो हमारा बॉन्ड ऑर्डर, मतलब ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, इसलिए हमारा बॉन्ड एंथैल्पी का ये ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो बात रही जो इसकी बेसिक चीज़ें हैं या जो हमारी बेसिक बातें हैं टू अंडरस्टैंड दी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। स्पेशली हम सिर्फ कार्बन की बात कर रहे हैं। अभी ये जो पूरा का पूरा कंसेप्ट है हमारा, पूरा का पूरा कार्बन के चारों तरफ घूम रहा है। ठीक है, ये और ये सारी बातें जो थी ये इनऑर्गेनिक, जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बातें थी, वो भी मैंने आपको बेसिक बता दी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। हम प्रॉपरली मूव ऑन कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। तो इसमें हम हमारा सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहला हम टॉपिक पढ़ेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर। ओके, देखिए IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ने से पहले हम सबसे पहले जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनको हमने किस तरीके से डिवाइड कर रखा है, पहले हम ये सीखेंगे। ठीक है, तो आप ध्यान से देखना, ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम 2 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, बेसिक अगर मैं कहूँ नॉर्मल लैंग्वेज में तो हम एसाइक्लिक और साइक्लिक की फॉर्म में डिफाइन करते हैं। एसाइक्लिक का मतलब क्या है, मान लो जैसे हम बना रहे हैं CH4। ठीक है, CH4 छोड़ो, मानो प्रोपेन बनाया मैंने, ठीक है, इस तरह से, या फिर ब्यूटेन बना दिया। ठीक है, ब्यूटेन बना दिया मैंने, है ना। तो ब्यूटेन में क्या है हमारे पास, 1 2 3 4 कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगे हुए हैं। ठीक है, मैं इस तरह से भी लिख रही हूँ इसको, CH3 CH2 और ये CH2। ठीक है, इस तरह से मैंने ब्यूटेन बनाया है। ये कैसी है, ओपन चेन है। आप इसे इस तरह से भी देखेंगे, मैंने इसको इस तरह से बनाया, 1 फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन और फोर्थ कार्बन। ठीक है, ये इस तरह से मैंने बनाया है। ठीक है, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, ये चेन हो गई, लेकिन ये ओपन चेन है। ठीक है, तो ये हो गए हमारी सारी की सारी किस में आते हैं, एसाइक्लिक या ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, इनको हम एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम इनकी। ठीक है, देखो इसमें क्या है, जैसे ये एसाइक्लिक है, ये साइक्लिक होते हैं। ठीक है, इनमें कोई साइकिल नहीं है, इनमें साइकिल होती है। फॉर एग्जाम्पल साइक्लोप्रोपेन हो गया, ठीक है, साइक्लोब्यूटेन हो गया, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन हो गया, इस तरह से। ठीक है, तो ये सारे क्या होते हैं, ये साइक्लिक, क्लोज साइक्लिक कंपाउंड है।
ये ओपन चेन है, वो क्लोज चेन है, ये रिंग कंपाउंड्स होते हैं, एक रिंग जैसे स्ट्रक्चर हमें मिलता है, ठीक है। अब दूसरी बात, इनको भी हम डिवाइड करें तो इनको भी हम एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक में डिवाइड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल लिखे ये सारे के सारे क्या है, एलिसाइक्लिक है। देखो जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखूँ ये, ठीक है, या फिर मैंने ये लिख दिया साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, जितने भी हम लिखते हैं ये सारे के सारे किस में आते हैं, एलिसाइक्लिक एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। बात करते हैं हम एरोमेटिक की। एरोमेटिक में कौन कौन से आते हैं, देखो एरोमेटिक में भी क्लासिफिकेशन होता है। फर्स्ट इज बेंजीनॉइड कंपाउंड्स, यानी कि जो बेंजीन रिंग की हेल्प से फॉर्म हुए हैं। एंड सेकेंड वन इज नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड, यानी कि ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड जो कि बेंजीन रिंग की हेल्प से फॉर्म नहीं हुए। देखो बेंजीनॉइड कंपाउंड की मैं डेफिनेशन बताती हूँ। जैसे देखो ये हो गई मेरी बेंजीन, ठीक है, ये क्या करते हैं, प्लेनर होते हैं। पहली बात, एरोमेटिक कंपाउंड प्लेनर होते हैं। 4n+2 रूल होता है जो हक्कल ने दिया था, ठीक है, हक्कल रूल होता है, उसको फॉलो करते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इस रूल को मैं अप्लाई करना बताती हूँ। जैसे कि ये है आपका, इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, देखो गिनो, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। तो आपकी ये जो 4n+2 है इसको आपको 6 के इक्वल रखना है। तो यहाँ पे 4n की वैल्यू क्या आ गई 4 और n की वैल्यू आ गई 1। जब हम 4n+2 को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की इक्वलाइज करते हैं तो अगर हमारी n की वैल्यू इस तरह से पॉजिटिव इंटीजर आती है तो हमारा क्या है, ये वैलिड हो जाता है, यानी कि बेंजीनॉइड कंपाउंड है। अब बात करते हैं नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड की। नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड का मैं एग्जांपल ले रही हूँ, मान लो जैसे मैंने ये ले लिया, ठीक है, या फिर मैंने ये एग्जांपल ले लिया, ठीक है, इस तरह से, है ना। तो देखो इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन है तो ये भी फॉलो करेगा। और इसमें कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो देखो 4n+2 को हमने 2 के इक्वल रखा, 4n=0, n=0। आगे हमारे पास एक होल नंबर आना चाहिए, मतलब 0 भी हम इंक्लूड करते हैं, जैसे होल नंबर आया है ये, ठीक है। तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, ये भी हमारा नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड है, ये हमारा बेंजीनॉइड कंपाउंड है, मतलब दोनों ही 4n+2 रूल को फॉलो तो करके चल रहे हैं, लेकिन क्या है, इनका स्ट्रक्चर बेंजीन का जैसा है और इनका स्ट्रक्चर बेंजीन का जैसा नहीं है। इसमें हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं। मान लो बेंजीन पे मैं कोई सब्स्टिट्यूशन कर दूं, मान लो मैंने NH2 लगा दिया, कुछ भी लगा देते हैं हम, तो ये भी हमारे बेंजीनॉइड कंपाउंड में आते हैं। तो ये हमारा पूरा का पूरा इसका क्लासिफिकेशन हो गया है। इतना आया आपको समझ में। देखो जो हमारा ये मैंने ग्रुप लगाया है NH2, ठीक है, ये हमारा क्या कहलाता है, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। जो ग्रुप हम किसी भी रिंग से ज्वाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ बॉन्ड, इसको हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। एक बात आपको ये याद रखनी है, ठीक है। इतना हो गया। ये होने के बाद एक चीज और मैं बता रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, एक चीज और आपको याद रखनी है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक भी हो सकते हैं, नॉन एरोमेटिक भी हो सकते हैं, एंटी एरोमेटिक भी हो सकते हैं, ठीक है। देखो मैं भी एरोमेटिक की ही एग्जांपल ले रही हूँ। जैसे कि मान लो ये है मेरा, ठीक है, या फिर मैंने एग्जांपल ले लिया, मान लो ये वाला, इस तरह से, ठीक है, या फिर हमने एग्जांपल ले लिया पिरिडीन का, कुछ इस तरह से, ठीक है, या फिर हमने ये ले लिया। तो देखो अब आप यहाँ पे गिनो, इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे हम O के इलेक्ट्रॉन है, यहाँ O के पास इलेक्ट्रॉन, बट इसे हम रिंग में ले जा नहीं सकते, क्योंकि देखो इधर ध्यान से क्या हो रहा है यहाँ पे। इसको मैं और थोड़ा बड़ा करके समझाती हूँ, इस कंसेप्ट को ध्यान से देखना, बिकॉज ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम बात करें, ये है O, ठीक है, और ये मैं एग्जांपल ले रही हूँ सेम, ठीक है, इस तरह से हमने इस रिंग को बना दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रही हूँ इस तरह से इसका, बस, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इधर क्या है, अगर हम इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को गिनते तो हमारा 4n+2 रूल कभी भी फॉलो नहीं होगा। इनफैक्ट 4n रूल फॉलो होगा, जो बताएगा कि ये कंपाउंड क्या है, एंटी एरोमेटिक है, ठीक है। ये हम आगे समझेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, इसमें एंटी एरोमेटिक होने की वजह से ये कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक वाले कंपाउंड अनस्टेबल होते हैं और जो कंपाउंड एरोमेटिक होते हैं वो स्टेबल होते हैं। तो इसको एरोमेटिक बनाने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा और इसकी वजह से क्या होगा, इस तरह से
ये कॉन्जुगेशन भी करेंगे, डीलोकलाइजेशन भी होगा इलेक्ट्रॉन का। जब हम बात करें यहाँ पे, अगर मैं इन इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन करवाऊँ, पहला केस, तो मेरा ये वाला पाई बॉन्ड ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है। और अगर मैं इनका डीलोकलाइजेशन करवाऊँ तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ही रह जाएंगे। तो अब मुझे किसका डीलोकलाइजेशन करवाना चाहिए? तो हमेशा याद रखना, जब भी एक कार्बन इस तरह से कार्बन का डीलोकलाइजेशन, अगेन फिर कार्बन से ही कार्बन का डीलोकलाइजेशन, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन, ये डीलोकलाइजेशन, ठीक है। ये डीलोकलाइजेशन बेटर होता है एज कंपेयर टू लोन पेयर का डीलोकलाइजेशन, ठीक है। तो हमें हमेशा याद रखना है, पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन हमेशा लोन पेयर के डीलोकलाइजेशन से बेटर होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें इसका डीलोकलाइजेशन करवाना है। ये डीलोकलाइजेशन हम नहीं करवाएंगे, ये करवाएंगे। तो ओ के जो लोन पेयर है वो यहीं पे रहते हैं, और ये लोन पेयर को ये किसी को डोनेट भी कर सकता है, ठीक है। और हमने पढ़ा है कि जो लोन पेयर डोनेटिंग स्पीशीज क्या होती है, बेसिक इन नेचर, तो यानी कि ये एक अच्छा बेस होगा। और अगर हम बात करें इसकी, इसके पास लोन पेयर है बट ये पूरे के पूरे डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से ये अच्छा डोनर नहीं है, ठीक है। ये आपको इतना समझ में आए। देखो अब हम क्या सीख रहे हैं, हम पहले आयुपैक नॉमेनक्लेचर सीख रहे हैं, ठीक है। आयुपैक नॉमेनक्लेचर सीखने के लिए हमें पहले बेसिक चेन्स का पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले ये सारे नेम्स आपको याद होने चाहिए, बिल्कुल बेस है। कोई भी चीज़ का हम नॉमेनक्लेचर करते हैं तो उसके लिए ये सारे हमें पता होने चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है मीथेन। अगर हमारा एक कार्बन है तो हम मीथेन करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक बात और मैं कंसेप्ट यहाँ पे बता रही हूँ, जैसे कार्बन है, इसमें हमने पढ़ा है कि टेट्रावैलेंट स्पीशीज होती है कुछ इस तरह से, ठीक है। तो क्या होता है ना, इसमें इसमें एक्चुअली पीछे की तरफ इस तरह से दो जो मतलब कार्बन के जो दो बॉन्ड होते हैं वो हमारे प्लेन में होते हैं, ठीक है। एक जो होता है आउट ऑफ द प्लेन होता है या अबव द प्लेन बोल देते हैं, एक जो होता है बिलो द प्लेन होता है, इस तरह से, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। आप इसको इस तरह से सोचिए, जैसे कि हमारे पास, देखो मैंने कार्बन का आपको टेट्रावैलेंट स्ट्रक्चर बताया, मैं इसे यहाँ से समझा रही हूँ, ठीक है। ध्यान से देखना, एक मॉडल है, इसमें से हम समझा रहे हैं, ठीक है। इस मॉडल में क्या है हमारे पास कि यहाँ एक कार्बन एटम है, इसका ये एक हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पे एक दूसरा हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पे एक तीसरा हाइड्रोजन है और यहाँ पे फोर्थ हाइड्रोजन है। तो मैं किन्हीं भी दो को बोल रही हूँ, जैसे मान लो इन दो को मैं प्लेन में ले रही हूँ, ठीक है। तो ये दो हमारे प्लेन में हो गए। जो आपकी तरफ आ रहा है वो अबव द प्लेन हो गया, और जो मेरी तरफ जा रहा है, पीछे जा रहा है आपसे, वो बिलो द प्लेन हो गया। तो ये जो ब्लैक वाला मार्कर है इसको मैं बिलो द प्लेन से दिखा सकती हूँ, ये एक अबव द प्लेन हो गया, बाकी दो हमारे प्लेन में होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम कार्बन को समझते हैं। अब एक बात याद रखना, अब ये तो हो गया आपका मीथेन, ठीक है। इथेन में याद रखना दो कार्बन एटम है, यहाँ पे इस तरह से हाइड्रोजन एटम्स जुड़े होते हैं, इससे 6, ठीक है। सिमिलरली प्रोपेन है, उसमें हम 3 कार्बन एटम लेते हैं। ब्यूटेन में हम 4 कार्बन की चेन लेते हैं, ठीक है। बात करते हैं हम इनके हाइड्रोजन्स को कैसे कंप्लीट करेंगे। जैसे मान लो मैं एग्जांपल ले लेती हूँ ये वाला, ठीक है। कोई भी एग्जांपल ले लो आप इनमें से, आपको बस एक ही फॉर्मूला लगाना है, CnH2n+2, ठीक है। मान लो मैं 7 ही ले रही हूँ उसमें, C7H, 7 × 2 + 2 क्या बना मेरे पास, C7H16, 7 2 14 + 2 16, ठीक है। या मैं एग्जांपल ले लूँ, मान लो 20 लेते हैं, C20H, 20 × 2 + 2, तो क्या बना ये C20H42, ठीक है। इस तरह से हम किसी भी बेस चेन को समझ सकते हैं। ये कब है, जब हमारा एटम में, जब हमारा जो कार्बन है वो सिंगल बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। अगर यही मैं यहाँ लिख देती हूँ, सिंगल बॉन्ड के लिए हमारा फॉर्मूला होता है CnH2n+2, डबल बॉन्ड आएगा आपके मॉलिक्यूल में तो CnH2n, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए CnH2n-2, ठीक है। इस तरह से आपको इसे याद रखना है, ठीक है, ये तीनों फॉर्मूला। अब हम बात करते हैं आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर की। तो इस देखो हमें आईयूपीएक नॉमेनक्लेचर करना है, जैसे कि हम इस कंपाउंड की बात करते हैं, ठीक है। तो इस कंपाउंड को सबसे पहले हमें इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को फाइंड आउट करना है नंबरिंग करने से पहले, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पहली नंबरिंग हम कर रहे हैं इसमें, और हम इसमें दूसरी नंबरिंग कर रहे हैं, ठीक है।
तो जो हमारी ये वाली चेन है इसमें 9 कार्बन एटम आ रहे हैं और नीचे वाली चेन में हमारे 8 कार्बन एटम आ रहे हैं। तो हमें 9 कार्बन वाली चेन को सिलेक्ट करना है सबसे पहले। उसके बाद जो हमारे ब्रांच चेन है जैसे कि ये और ये, इसको हमें लोएस्ट पॉसिबल नंबर देना है, ठीक है। जैसे कि अगर हम इसको यहाँ से नंबरिंग देते हैं तो इसको 1 2 3 4 नंबरिंग मिलती है, और अगर हम इसे यहाँ से नंबरिंग देते हैं तो इससे 2 नंबरिंग मिलती है, ठीक है। तो हम इसको यहीं से ही नंबरिंग देंगे कि इसको हमें 2 नंबरिंग देनी पड़े और इसको हमें 6 नंबरिंग मिल जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब नंबरिंग हमारी क्या हो गई है फंक्शनल ग्रुप की 2 और 6, और अगर हम यहाँ से नंबरिंग देते तो हमारी क्या होती 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमारी होती 4 और 8। तो हम इसको नहीं चूज करेंगे, हम इसको चूज करेंगे, मतलब कि हमें क्या करना है, हमारे जो भी सब्स्टिट्यूएंट अटैच है उन्हें हमें लोएस्ट पॉसिबल नंबर देने की कोशिश करनी है, ठीक है। अब बात करें थर्ड, नेमिंग अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। देखो हमारी जो पेरेंट चेन है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पेरेंट चेन। पेरेंट चेन का हमारा नाम क्या है 9 तक, यानी कि नो नेम, ठीक है। इसमें हमारे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट लग रहे हैं, क्या क्या, हमारे पास 6 पे क्या लग रहा है इथाइल ग्रुप, और यहाँ पे 2 पोजीशन पे हमारे पास क्या लग रहा है मिथाइल ग्रुप। अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग हमें नंबरिंग करनी है, तो हमारे पास ई पहले आता है कंपेयर टू एम, तो हम इसका नेम कैसे देंगे, देखो 6 पोजीशन पे हमारे पास क्या है इथाइल। जो भी हमारे पास अटैच सब्स्टिट्यूएंट है उसको हमें नंबर के बाद एक डैश लगाना है, ठीक है। उसके बाद हमें कैसे करना है, मिथाइल की बात करनी है, तो हमारे पास सेकंड पे क्या है मिथाइल, और इस पूरे चेन का नाम क्या है नो नेम। तो ये हमारा इसका नेम हो गया। देखो हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है यूपीएससी नॉमेनक्लेचर के, तो इसमें हम फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें हमारी सबसे पहले हमारी लॉन्गेस्ट चेन की हम बात करते हैं 1 2, अगर हम यहाँ जाए तो 3 पे चेन खत्म हो जाएगी, अगर हम यहाँ जाते हैं और 4 पे हमारी चेन खत्म हो जाती है, तो हम यहाँ जाएंगे ताकि हमारी 5 तक चेन है, ठीक है। एक इसका प्रोसेस ये हो सकता था, और एक हम इसकी नेमिंग ऐसे कर सकते थे नंबरिंग 1 2 3 4 5। अगर हम इसकी नंबरिंग ये करते तो हमारे पास पोजीशन क्या मिलती 3 और 4, और अगर हम इसकी नंबरिंग ऐसे कर रहे हैं तो हमारी पोजीशन क्या है 2 और 3, तो हम इसकी नंबरिंग 2 और 3 के बेस पे करेंगे, ठीक है। तो हमारी यानी कि जो नंबरिंग हमने इनिशियली दी थी वो बिल्कुल ठीक। तो इसका नेम क्या होगा, देखो जो हमारी पेरेंट चेन है वो 5 कार्बन एटम्स की है, तो इसका नाम क्या है पेंटेन, और 2 और 3 पे हमारे मेथिल ग्रुप लगे हैं, ठीक है। कितने मेथिल, 2 मेथिल, तो अब हम इसकी नेमिंग ऐसे नहीं करेंगे 2 मेथिल, ठीक है, 3 मिथाइल, ठीक है, और पेंटेन, ये हमारी रॉन्ग नेमिंग होगी। इनफैक्ट हम इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, क्योंकि हमारे पास 2 मिथाइल है सेम ग्रुप है, तो हम इनमें कुछ वर्ड्स यूज करते हैं डाई ट्राई टेट्रा, ठीक है, इस तरह के वर्ड लिखते हैं हम, डाई फॉर 2 ट्राई फॉर 3 टेट्रा फॉर 4। तो देखो हम इसकी नेमिंग कैसे करेंगे 2 3 डाई मिथाइल पेंटेन, ठीक है, ये हमारे इसका करेक्ट नेम हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसकी, तो देखो इसमें भी हमें फिर से लॉन्गेस्ट चेन फाइंड आउट करनी है 1। देखो हम इसकी नेमिंग अगर यहाँ से करें तो 1 2 3 4 5, और यहाँ से भी 1 2 3 4 5, तो हम इसकी नेमिंग यहीं से कर देते हैं, आप चाहो तो वहाँ से भी कर सकते हो। अब अगर हम यहाँ चलते हैं 6 7 8, तो ये 8 पे खत्म होती है, हमें लॉन्गेस्ट चेन लेनी है, तो हम नॉन नेम की चेन लेंगे, तो इसका हमारा नेम क्या हो गया नॉन नेम, ठीक है। अब बात करते हैं 5 पे हमारे पास क्या लगा हुआ है, ठीक है। देखो 5 से नेमिंग अगर दोबारा से स्टार्ट की जाए तो ये 1 है, ये 2 है, ये हमारा 3 है। 2 पे हमारे पास 2 मेथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो 5 पे क्या है हमारे पास 2 डाइमिथाइल, ठीक है, यहाँ पे 3 कार्बन है, तो 3 का क्या हो गया हमारे पास प्रोपाइल, और इस पूरे का नाम क्या हो गया नॉन नेम, ठीक है। तो ये हमारी परफेक्ट नेमिंग हो गई।
अब बात करते हैं हम इसकी। देखो इसमें क्या है हमारे पास, हम पहले चेन ढूंढेंगे। तो देखो हम नॉमेनक्लेचर इसका यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। आप ये देखो कि आपकी जो सब्स्टिट्यूएंट है ना वो RHS की तरफ ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, इसकी नेमिंग यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है, बजाय वहाँ से शुरू करेंगे। तो इसमें हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये नेमिंग मेरी हो सकती है, एक पॉसिबिलिटी, ठीक है, 1 2 3। एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि मैं यहाँ से शुरू करूँ इसको 1 2 3, ठीक है। तो हमारे पास जो सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं मेरा 3 पे ही, चाहे ये ले ले इस तरह से चाहे ये ले ले, सेम नेमिंग हो रही है, मतलब 3 पे ही मेरा इथाइल आ रहा है, ठीक है। तो मेरी एक पोजीशन हो गई 3। उसके बाद 4 5 पे मेरा बाकी ग्रुप आ रहा है, ठीक है, एक तरह एक नेमिंग का टाइप हो गया। दूसरा मैं नेमिंग कर सकती हूँ यहाँ से, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 तक की मेरी नेमिंग हो गई। तो इसमें जो मेरा जो पोजीशन आ रही है मेरी 3 पे आ रही है पहली पोजीशन। दूसरी पोजीशन मेरी आ रही है, मैं लॉन्ग, अब मेरी को लॉन्गेस्ट चेन लेंगे, तो 5 के बाद मैं यहाँ से 6 7 8 9 पे जा सकती हूँ, या फिर 6 7 8 9 10 पे जा सकती हूँ। तो मैं क्या करूँगी, इसको इधर की तरफ लेके जाऊँगी नेमिंग को, ठीक है, क्योंकि मुझे मेरी लॉन्गेस्ट चेन लेनी है। तो मैंने ये पूरी नेमिंग इस तरह से ले ली, ठीक है, ये मेरी लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट होगी। ठीक है, अब आप देखो, अब मेरे पास यही एक वो बचा है कि मैं यहाँ पे भी, इसमें भी देखो 3 और 5 की हमारी नेमिंग आ रही है, ठीक है, लेकिन इसमें हमारी स्मॉल चेन आई थी, इसमें हमारी बिग चेन आई थी, तो हम ये ना लेके ये वाली लेंगे जिसमें हमारी बिग चेन आ रही है, ठीक है। अब हमने इसकी नंबरिंग कर दी है, अब हमें इसको नेमिंग करना है। देखो थर्ड पे क्या है हमारे पास, डाइमिथाइल लगा हुआ है, तो आपको ये याद रखना है, हमको छोटे छोटे पार्ट्स में से बनाना है। थर्ड पे 3 3 डाइमिथाइल लगा हुआ है। अब हम बात करते हैं 5 की। 5 पे मेरे पास जो चेन है वो क्या है, 1 2 3 4, यानी कि ब्यूटाइल की। 5 पे मेरी ब्यूटाइल की चेन, ठीक है। अच्छा इसी में 2 पे क्या है, इथाइल जुड़ा हुआ है, तो 2 पे इथाइल कहाँ पे जुड़ा हुआ है, 5 वाली, इसमें हमें इसको इसी में ऐड करना है। 5 पे 2 पे, देखो 5 में 2 पे इथाइल जुड़ा है और पूरी चेन क्या है, ब्यूटाइल की, तो ये हमारा हो गया, ठीक है। अब देखो जो हमारी ये चीज है और ये चीज है, अल्फाबेटिकली दोनों पॉज है। देखो इसमें जो हम सोचें कि ये ई पे है ये डी पे है, तो हम इसको ऐसे कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। इनफैक्ट हम क्या करेंगे, जो हमारा डी वाला पार्ट होता है उसको हम कंसिडर, डाई ट्राई टेट्रा को कभी भी नेमिंग में अल्फाबेटिकली कंसिडर नहीं करते। इनफैक्ट हम यहाँ पे एम को ही कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो मैंने एम को किया और ई को किया। अल्फाबेटिकली जो हमारा ई है वो पहले आता है, एम बाद में आता है, तो इसका कंप्लीट नेम हम लिखेंगे कैसे, इसको हमें पहले लिखना है। देखो 5 पे हमारा क्या जुड़ा हुआ है, 2 इथाइल ब्यूटाइल, ठीक है, 3 3 डाइमिथाइल, और हमारी कंप्लीट चेन 10 कार्बन एटम्स की है, तो इसका नाम क्या है, डेकीन। ये मेरा इसका कंप्लीट नेम है, ठीक है। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है होप आपको समझ में आया होगा। आज हमारा IUPAC नोमेनक्लेचर कंप्लीट हो गया है। अब हम कल साइक्लिक कंपाउंड्स का IUPAC नोमेनक्लेचर समझेंगे। तो इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।